नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आप लोग के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप समझ गए अच्छे से, बहुत ढंग से आप अगर समझ गए, अगर एक एक लाइन को आप पढ़ के समझ गए, अंडरलाइन नहीं करना है, पढ़ के दिमाग को खोलना है, राइट? तो समझिए कि आपको बेस तैयार है। उसके बाद जो भी आप किताब उठाइएगा, स्टैंडर्ड बुक, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग आज देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, इस पे हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है? क्लास 6 पॉलिटी समरी चैप्टर 1, आपको विविधता की समझ, पहला चैप्टर है विविधता की समझ। नाम से पता चल रहा होगा, विविधता की समझ। ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, देखिए एनसीईआरटी का जो पहला पेज है, आमुख, अगर इसको आप लोग समझ गए तो आप लोग को दिमाग खुल जाएगा, राइट? आप लोग के दिमाग खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला जो पेज है एनसीईआरटी का, वो बहुत दिमाग को खोलता है। लेकिन आज की प्रवृत्ति क्या है? बच्चों को रटने की प्रवृत्ति आ गई है। जितने भी आज पढ़ रहे हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, या फिर कंपटीशन के लिए जो पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ते हैं, वो सब लोगों को आज के दिमाग में रटने की प्रवृत्ति आ गई है। तो एनसीईआरटी का जो पहला आमुख है, इसको अगर आप एक पेज अच्छे से पढ़ लें और इस पर गौर करें, इस पेज पे अगर आप लोग ध्यान दें, तो आपको ब्रेन ऐसे ही खुल जाएगा, ब्रेन। और आपको ब्रेन ही खोलना है, आपको ब्रेन खोलना है, अंडरलाइन नहीं करना है पेन से। अंडरलाइन करने का मतलब होता है कि आप पढ़ लिए, लेकिन समझे या नहीं समझे ये नहीं बताता है अंडरलाइन। अगर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। जो लाइन आपको समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसको ढूंढिए कि क्या कहता है, ये लाइन क्या कहता है। तो ठीक उसी चीज़ को आमुख में एनसीईआरटी के पहला पेज में बताया गया है। क्या बताया गया है, इसको हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आते हैं, राइट? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के, देखिए बाहर के, गौर करने लायक बात है। गौर करने लायक बात क्या है कि बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। कहता है कि स्कूली जीवन जो है, उसको आप बाहर से जुड़िए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, उस चीज़ को बाहर से जोड़िए, आप रिलेट कीजिए, एक दूसरे से के साथ रिलेट कीजिए कि कैसे, क्या दोनों का संबंध है। जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको बाहर कुछ चीज़ से रिलेट कीजिए, दोनों में क्या संबंध है, राइट? फिर कहता है कि यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के लिए विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। देखिए कितनी बड़ी बात बोलती है ये लाइन। यह सिद्धांत किताब ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, एकदम उल्टा है, जो प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किताब क्या कहना चाहता है। ठीक है? और मैं तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा उन गार्जियनों से, बच्चों को उस गार्जियन से, कि रटने की प्रवृत्ति उनमें मत डालिए। उनको पढ़ने के लिए मत मारिए, नहीं पढ़ेगा तो 2 थाप दे देंगे। उनको सोचने समझने के लिए पहले उसको समझाइए कि किताब जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बाहर के चीज़ से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, संबंध दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, राइट?
चलिए आगे देखते हैं। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार, देखिए बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। कौन सा बुनियादी बात कर रहा है? तो यही सब चीज़ को आपको समझना है। ये सब जो शब्द लिखे जा रहे हैं बुनियादी विचार, अगर नहीं समझ में आया इसको, फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए और इसको ढूंढे हैं। आजकल तो इतना संसाधन है ढूंढने के लिए कि दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। गूगल है, डिक्शनरी है, बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं वीडियो, कहीं से देख लीजिए आप, फट से उसको खोजिए। विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति विरोध शामिल है। राइट, कितनी बड़ी बात बोलती है, दीवार से घेर देने वाली जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति विरोध शामिल है। आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। देखिए, जानकारी को रटा देंगे, इसको मतलब क्या बोलता है? प्रवृत्ति के विरोध शामिल है, एकदम उसका उल्टा शामिल है। क्यों? क्योंकि रटने वाले आपका नहीं बनना है, आपको सोचने समझने के लिए दिमाग को डेवलप करना है, विकास करना है। इसको लाइन को मतलब यही है, ये लाइन आपको यही मैसेज देना चाह रही है कि आप रटे नहीं। कोई भी चीज़ पढ़ लिए उसको अंडरलाइन करके रटिए नहीं। 1986 में हुआ था, 1988 में हुआ था, 1999 में ये हुआ था, नहीं, आखिर हुआ तो क्यों हुआ और आज उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या प्रभाव है, ये दोनों को जोड़ को देखिए। देखिए, ये क्लास 6 का है, इस 6ठे क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं जो शुरू कर रहा हूँ उसमें सिविल सर्विस के लिए है। ठीक है, स्कूल के बच्चा तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन मेन रूप मेरा जो उद्देश्य जो है इसको सिविल सर्विस के लिए है, मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस किताब का एक एक लाइन में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो मेन टॉपिक इसका है, जो इसका क्या कहना चाह रहा है चैप्टर, मैं उसको डिस्कस करूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का किताब अवसर देते हैं। देखिए, बोलता क्या ऐलान बोल रहा है, प्राचार्य और अध्यापक उनको भी ये दायित्व नहीं बनती है कि सिर्फ बच्चों के सिर्फ पढ़ा दें, सिर्फ बच्चों के खाली किताब पढ़ा दें, उनको समझानी चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको बाहर को चीज़ को दिखानी चाहिए कि देखो कैसे जोड़ा जाता है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आजकल के क्या प्रवृत्ति है, घर से ही प्रवृत्ति क्या है, घर से माहौल क्या बनाया जा रहा है कि तुम पढ़ो, उठो और पढ़ो, नहीं 2 थाप मारेंगे, मतलब पढ़ने के लिए मारेंगे। देखिए, तो पढ़ने के लिए तो पढ़ लेता है बच्चा लोग, लेकिन उसको दिमाग में कुछ नहीं ढुकता है, उसको दिमाग बिल्कुल ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। राइट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जोड़कर जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध, अब देखिए कितना बड़ी बात बोल रही है कि अगर हमको बाहर की चीज़ से बताया जाए, एग्जाम्पल देके बताया जाए बच्चों को, तो उनका एक नया ज्ञान का विकास हो सकता है। कितना बड़ी बात है इस पेज में, पहले इस पेज को समझना हम लोग का है। शिक्षा के विविध संस्थानों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तकों की परीक्षा एकमात्र आधार बनने की प्रवृत्ति है। कितना बड़ी बात बोल रही है, परीक्षा का एकमात्र आधार बनने की प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि लगता है बच्चों लोग को कि परसेंटेज के पीछे भागे, हम परसेंटेज के पीछे भागे। और गार्जियन का भी यही है कि अगर तुम 90% प्लस नहीं लाओगे तो तुम नहीं पढ़ रहे हो। उनको ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान क्या है तुमको नहीं नॉलेज है, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम जैसे तैसे खाली रट्टा मार के ले आओ तुम नंबर, तुम अच्छे हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो,
ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जोड़कर और जूझकर सृजन करते हैं। परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। एकमात्र परीक्षा में ही पास कर जाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है, इसको समझना है किताब को और नए ज्ञान की विकास करनी है, राइट। विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति में पूरा भागीदारी मानें, राइट, और बनाए उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक और ग्राहक मानना छोड़ दें। ठीक है, अब अगला पेज देखते हैं हम क्या कहता है। चलिए, अब कहता है यह उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशील में काफी फेरबदल की मांग करते। दैनिक जिंदगी, दैनिक जिंदगी काफी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके, राइट। आगे बोलता है शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगे कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूलों में बच्चों को जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है, राइट। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, अगर आपका दिमाग में इमेज सारा चीज़ को बन रहा है, तो समझिए कि आपको मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव होगा। आपको रटने से कोई फायदा नहीं, वो 2 घंटा के बाद निकल जाएगा, लेकिन आप उसको बहुत डिजाइन इमेज बना कर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगी कि हाँ मैंने आज इतना पढ़ा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोझ की समस्या से निपटने के लिए बोझ की समस्या देखिए, निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों को मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। जो पहले का जो ट्रेंड था उसको देखते हुए भर में 1986 का जो नीति लाया गया है उस पाठ्यक्रम पे आधारित है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है, राइट। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सामाजिक जीवन पाठ्यपुस्तक सलाहकार समूह के अध्ययन प्रोफेसर हरि वासुदेवन और पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य सलाहकार शारदा, इनाम दिया गया उन लोगों को जो इस किताब को लिखने में अपना योगदान दिए हैं, जिनकी भूमिका है लिखने में, ठीक है। तो यह था आमुख। ये पेज का जो किताब का जो एक पेज है, ठीक है, उसी के बारे में पहले हम लोग समझें। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, चैप्टर पे आते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। चलिए आते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग का जो चैप्टर है क्लास 6 का विविधता की समझ, पहला जो चैप्टर हम लोग का है वो क्या है? विविधता की समझ, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या है? विविधता की समझ, पहला चैप्टर। राइट, देखिए ये जो चैप्टर है विविधता की समझ, इसको में इस चैप्टर में दो लड़कन का कहानी है। पहले कहानी को समझिए 2 मिनट, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं क्या पढ़ना है। देखिए लाइन बाय लाइन डिस्कस करना उचित नहीं है, आप लोग बच्चे नहीं हैं। ये बुक है 6ठी क्लास के लिए बनाई गई है, 6th क्लास के लिए, और आप लोग बिगनर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेन जो टॉपिक इसमें है उसको जोड़कर पढ़ा दें। ठीक है, चलिए एक पेपर बेचने वाला लड़का है, 2 दोस्ती है, 2 लड़का है इसमें। तो पेपर बेचने वाला जो लड़का है सिग्नल पे यानी लाल बत्ती पे चिल्लाकर अंग्रेजी और हिंदी में पेपर बेचता है। एक लड़का उधर से साइकिल पे आता है, उससे हिंदी में पेपर मांगता है यानी अखबार मांगता है। राइट, वो लड़का देता है। वो लड़का के बारे में फिर अगले दिन उसको खोजता है, जो साइकिल से जाता है, फिर वो पेपर वाला का ढूंढता है। तो उस दिन इंग्लिश में पेपर मांगता है, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट टाइप का कुछ वो बोलता है, कुछ ऐसा सब बोला कि तुम सब्जेक्ट मतलब समझते हो? बोला कि नहीं, मैं स्कूल कभी नहीं गया हूँ। ठीक है, तो लड़का ने जवाब दिया कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो लड़का ने पूछा क्यों? बोला कि मैंने छोटे से काम शुरू कर दिया। कौन सा काम? पेपर बेचने के लिए। जो लड़का पेपर लेता था उस लड़का को जो साइकिल का सीट होता है, साइकिल का जो सीट होता है, वहाँ इशारा करके बोलता है कि जब इतना बड़ा थे हम, साइकिल के सीट इतना बड़ा जब मैं था, तो मैं अपना माँ के साथ ये काम करता था। कौन सा काम? पेपर वाला काम, अखबार वाला काम, बेचने वाला काम। राइट, लेकिन अब मेरी माँ घर पे रहती है, मैं अकेले ही ये काम कर लेता हूँ। राइट, लड़का का धीरे धीरे दोस्ती बढ़ता है। तो एक लड़का का नाम पूछा, जो पेपर बेचने वाला था लड़का, उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कौन पूछा? जो अखबार लेता था हिंदी और अंग्रेजी में। बोला क्या नाम है? तो पहला को जो नाम अपना बोला वो लड़का बोला मेरा नाम समीर है। फिर वो भी पूछा नेक्स्ट दिन क्या नाम है? बोला मेरा भी नाम समीर है। तो जो पेपर बेचता था लड़का वो बोला कि समीर 1 आप रहिए और समीर 2 मैं रहूँगा। दोनों की दोस्ती बढ़ रही थी धीरे धीरे। एक दिन अचानक सी जब लड़का के दोनों को दोस्ती हुआ तो अपना परिचय दिया। तो जो लड़का अखबार लेता था वो पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ रहता है? तुम्हारा माँ कहाँ रहता है? लड़का ने जवाब दिया मेरठ। लेकिन वो लड़का नहीं सुन पाया और बढ़ गया। लेकिन नेक्स्ट दिन फिर जो पेपर बेचता था उस लड़का को खोजा। कौन सा लड़का? समीर 1। तो बोला कि वो लड़का नहीं आया तो उसको घबराहट हुआ। लेकिन पता फिर चला कि जहाँ कुछ बोल रहा था वो मेरठ नाम का था। तो उन्होंने बताया कि मेरठ में दंगा हुई है। समीर 2 जो था बताया मेरठ में दंगा हुई है, जिसकी वजह से घर से नहीं निकल रहा है, डरा हुआ है। लेकिन समीर 1 जो था
जो पेपर बेच रहा था, उस समीर जिसको 1 बोला था, वो लड़का हिंदू था, और जो पेपर बेचता था समीर, जो 2 अपने आप को बोला था, वो लड़का मुस्लिम था। तो इस किताब में एक लाइन बोलता है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, क्या अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए। तो ये इस कहानी को आप लोग बुक ले लीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज है, लंबा चलेगी, और कहानी को अपने से पढ़िएगा, लेकिन मेन टॉपिक होगा वो मैं पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या छोड़ना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन कहानी नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, आप लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को मेन टॉपिक बताया जाएगा, राइट। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। समीर 1 और समीर 2 के धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। क्यों? क्योंकि समीर 1 जो है मुस्लिम है, और समीर 2 जो है क्या है, हिंदू है, ठीक है। समीर 1 क्या है, हिंदू है, समीर 2 मुसलमान है, राइट। तो दोनों को लेकर जैसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो हुआ या धार्मिक पृष्ठभूमि जो हुआ, वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। तो उसी दोनों के बारे में आप कहानी पढ़िएगा, इस बुक में 1 पेज में दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में हम 4 चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? 4 चीज़ डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? विविधता की समझ। पहला देखिए, पहला हम क्या करेंगे? चैप्टर का नाम क्या है? विविधता की समझ। तो इस डायग्राम में हम लोग 4 चीज डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? पहला, विविधता की समझ। विविधता की समझ। विविधता की समझ। राइट। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? दूसरा हम लोग करेंगे भारत में विविधता। भारत में विविधता। राइट। और तीसरा क्या करेंगे हम लोग? विविधता में एकता या अनेकता। विविधता में एकता या अनेकता। ठीक है। इस चैप्टर का जो 3 टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर में 3 बातें जो पढ़नी है, वो कौन कौन सी बात पढ़नी है? विविधता की समझ, भारत में विविधता, क्या विविधताएं हैं, और विविधता में कैसे, इतना अगर विविधता है, इतना भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ धर्म के लोग रखते हैं, तो कैसे सब एकजुट हैं? अनेकता, विविधता में अनेकता, क्या लिखा? विविधता में एकता या अनेकता। राइट। तो हम लोग एक एक चीज़ करके देखते हैं। ठीक है। विविधता की समझ। ठीक है। तो विविधता की समझ का मतलब क्या हुआ, अब हम लोग लिखते चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से भिन्न हो। क्या हो? एक दूसरे से भिन्न हो। यहाँ लिखेंगे एक दूसरे से भिन्न हो। एक दूसरे से भिन्न हो। भिन्न हो। कारण, कारण कारण आपका जैसे धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है, लिंग भी हो सकता है, संस्कृति हो सकता है। क्यों? क्योंकि विविधता से की समझ, चैप्टर का नाम ही है विविधता का मतलब मैंने क्या बताया अभी? एक दूसरे से भिन्न हो। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल अगर माने हम आप लोगों को, तो कारण जैसे एग्जाम्पल धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है,
संस्कृति भी हो सकता है, राइट, लिंग भी हो सकता है, राइट। यानी भारत में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जाति लोग भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जाति कहने का मतलब क्या, जाति कहने का मतलब क्या हुआ, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, भूमिहार है, पंडित हैं, ठीक है। धर्म का मतलब क्या, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, हिंदू हैं, राइट। संस्कृति का मतलब क्या, रहन सहन सबका अलग अलग है, बोलचाल सबका अलग अलग है। लिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट। तो विविधता की समझ चैप्टर का नाम ही है, यानी एक दूसरे से भिन्न। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, संस्कृति, रहन सहन सबका एक दूसरे से भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे बिहार का जो संस्कृति है, क्या साउथ का उस संस्कृति है? जो उत्तर भारत के कल्चर हैं, क्या दक्षिणी भारत के कल्चर हैं? दोनों को मैच करते हैं? दोनों को मैच करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। तो दोनों का काफ़ी डिफरेंस है, दोनों का काफ़ी अंतर है, दोनों को खान पान में भी अंतर है, रहन सहन में भी अंतर है। साउथ में देखिएगा तो धोती को लुंगी के तरह ऐसे करके पहनते हैं, उसको बिहार में या यूपी के लोग लुंगी बोलते हैं, राइट। और उसको एक अपना रहन सहन के रूप में ढाला हुआ है, कहीं भी अपना चले जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब है भारत में विविधता। दूसरा चीज़ को हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं, अब बड़ा लिखते हैं इसको, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, भारत में विविधता। भारत में विविधता, ठीक है। भारत में विविधता दो कारणों से प्रभावित होती है। कौन कौन सी कारण यहां समझते हैं? ये दो कारणों से प्रभावित होती है भारत में विविधता। कौन कौन से? सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, और दूसरा भौगोलिक प्रभाव, राइट। इसको हटा देते हैं अभी। भौगोलिक प्रभाव, देखो सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि आज के 200 साल पहले, आज के 200 साल पहले एक मिनट मैं मोबाइल साइलेंट कर लेता हूं। आज के 200 साल पहले जब विदेशियों ने आक्रमण आए, कहाँ आए? केरल में आए, तो केरल का जो संस्कृति था, सभ्यता थी, उसको अपना लिया धीरे धीरे। जैसे आप भी मान लो कि आप बिहार के हो और गुजरात में आप रह रहे हैं, वहाँ काम करने गए हैं, तो कुछ अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल रह जाएंगे, 6 साल, 7 साल रह जाएंगे, तो आपको स्वाभाविक है कि वहाँ को कल्चर को आप अपना लेंगे, राइट। वहाँ को कल्चर को आप थोड़ा, पूरा तो आप नहीं अपना पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपना लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप कल्चर को अपना लेंगे, ठीक है। और दूसरा भौगोलिक प्रभाव, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझिए, जैसे सांस्कृतिक प्रभाव में क्या हुआ कि यहाँ क्या किताब बताता है कि 200 साल पहले जब विदेशियों ने व्यापार करने केरल आया, और केरल सबसे पहले कौन आया था ये आप लोग बताइएगा, राइट। तो वहाँ का जो खान पान था, रहन सहन था, जो वहाँ के संस्कृति प्रभाव से वो परिचित हो गए। जो वहाँ का संस्कृति, जो रहन सहन था, खान पान था, और बहुत सारी चीज़ें जो थी विदेशियों ने अपना लिया, राइट।
क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप मान लो बिहार का हैं या यूपी का हैं, अगर आप गुजरात चले गए या आप साउथ इंडियन में चले गए तो जो वहाँ का खान पान है, जैसे आप बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी भारत में खाना का कुछ विशेष महत्व दिया गया है। वहाँ खाना का एक अलग प्रकार है, राइट। तो उस खाना को आप अपना लेंगे, ठीक है। आप पूरा तो नहीं अपनाएंगे, लेकिन वहाँ रहते रहते उस खाना को आप खाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अब वहीं रहना है, वहाँ आपको कुछ करना है, कुछ कमाना है, ठीक है। तो उस कल्चर को थोड़ा बहुत आप अपना लेंगे, पूरा तो आप नहीं अपनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपना लेंगे, राइट, ठीक है। अब आते हैं भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव जो है 2 कारणों से प्रभावित होती है। कौन कौन से? समुद्र के पास रहने वाले लोगों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को जीवन रहन सहन अलग अलग होता है। समुद्र के पास जो रह रहा है, जैसे केरल या तमिलनाडु, राइट, या आंध्र प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं समुद्र के किनारे, उनका रहन सहन और जो पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं उनका रहन सहन, क्या दोनों को एक प्रकार होगी? दोनों को अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो जलवायु होगा वहाँ से थोड़ा भिन्न हो जाएगा पहाड़ी इलाका से, राइट, ठीक है। अब देखिए, जैसे समुद्र के पास घिरा दूसरे तरफ पहाड़ियों से, ठीक। अब बताता क्या है कि समुद्र जो है, जैसे केरल के एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो केरल क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कि अपने हिसाब से क्या है, वहाँ पे लोग खान पान ढंग से करेंगे। और जैसे मैंने क्या बोला कि जो पहाड़ी इलाके में है उनका खान पान रहन सहन अलग अलग होंगे। तो केरल का जो खान पान होगा, क्या लद्दाख का खान पान सेम होगा? नहीं। क्या केरल का जो रहन सहन होगा, क्या लद्दाख का जो रहन सहन होगा एक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो केरल है समुद्र से भी घिरा हुआ है और पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। लेकिन वही लद्दाख जो है आपको बर्फीला जगह है, बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। तो केरल का लोग क्या है कि पहाड़ी इलाकों में आपको कौन कौन सी चीज़ उपजाएंगे? इलायची उपजाते हैं, मसाले की खेती करते हैं, लौंग करते हैं, ठीक है, राइट। और क्या है आपका लद्दाख में, क्या है वहाँ एक विशेष प्रकार की बकरी पाली जाती है। कौन सी बकरी? भौगोलिक प्रभाव में देखिए, अब आते हैं यहाँ पे। एक तो हम लोग देख लिए, अब लेकिन दूसरा हम लोग देख रहे हैं भौगोलिक प्रभाव, राइट। चैप्टर था हम लोग का भारत में विविधता। भारत में विविधता, ठीक है। भारत में विविधता, ठीक है। तो मैंने सांस्कृतिक प्रभाव को क्लियर किया और भौगोलिक प्रभाव पे मैंने आ रहा है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि केरल जो है यहाँ का खान पान अलग होगा और, ठीक है, और लद्दाख जो है का अलग होगा। ये क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और क्या है? पहाड़ों से, यानी पहाड़ी से भी है, लेकिन ये क्या है? बर्फीला जगह है, बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कौन कौन से कर रहे हैं? यहाँ पे कौन कौन सी चीज उपजाया जा रहा है? मसाले किया जा रहा है, मसाले, राइट। मसाले में क्या? इलायची, लौंग, ये सब उपजा रहे हैं। यहाँ पे क्या? एक विशेष प्रकार की बकरी को पालन किया जा रहा है। कौन सा बकरी? पश्मीना। पश्मीना जो बकरी है, एक तो लद्दाख बर्फीला जगह है, बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ पे जो है पश्मीना नाम की जो बकरी है, क्यों? क्योंकि उसका ऊन जो है बहुत गर्म होती है। उसका ऊन क्या है? बहुत गर्म होती है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं केरल का और यहाँ लद्दाख का, दोनों का खान पान अलग हो गया। क्यों? क्योंकि समुद्र
से घिरा हुआ है और पहाड़ी है, तो ये अपने हिसाब से मसाले उपजा रहे हैं। यहाँ तो बर्फीला है, तो यहाँ क्या एक अलग प्रकार की जानवर पाली जा रही है जिसका नाम बकरी है, और पश्मीना नाम की बकरी है जिसका ऊन गर्म होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ है ना यहाँ पे लद्दाख में, तो लद्दाख में आपका धान नहीं बोया जा सकता है, गेहूँ नहीं बोया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ है, और धान के लिए क्या चाहिए आपका, उसका अलग वातावरण चाहिए, उसका टेम्परेचर अलग चाहिए। लेकिन यही चीज़ को देखिए, पहाड़ी से है तो यहाँ पे अलग टेम्परेचर है, मसाले की खेती लोग कर रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। कौन कौन सा आया सबसे पहले? केरल, यहूदी और अरबी व्यापारी केरल आए। क्यों? क्योंकि यह समुद्र से घिरा हुआ था और समुद्र से ही रास्ते से विदेशों में व्यापार होती थी, और आज भी हो रही है, राइट। तो कौन से व्यापार करने के लिए आए थे? मसाले के लिए व्यापारी करने आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ मसाले में इलायची, लौंग, ये सब उत्पादन किया जाता था, राइट। तो सबसे पहले वास्को डिगामा की यहाँ पे चर्चा कर रही है। वास्को डिगामा कब भारत आए थे? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कब? 1498 ईस्वी में। उसको लेकर जिक्र किया किताब में, ठीक है। चलिए, देखिए अब क्या है कि केरल में जो है इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। क्यों? और यहाँ पे जितने भी धर्म के जो लोग रह रहे हैं एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं और उसी मोहल्ला में आपका हिंदू रह रहा है, तो केरल में उसी प्रकार का था कि वहाँ यहूदी है, इस्लाम का भी है, और ईसाई भी है, और बौद्ध का भी है। तो सब एक दूसरे को कल्चर को अपना लिया। चूँकि पूरा नहीं अपनाएगा, लेकिन कुछ न कुछ अपना ही लेगा, राइट। तो चैप्टर यही मैसेज देती है कि विविधता की समझ, यानी एक दूसरे से भिन्न होना, तो पर भी क्यों आपस में एकजुट हैं, राइट। चलिए, अब हम लोग का जो नेक्स्ट एक टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब है विविधता में एकता और अनेकता, राइट। तीसरा, तीसरा क्या था हम लोग का? विविधता में एकता। चलिए, विविधता में एकता या अनेकता, राइट। चलिए, जब अंग्रेज भारत आए, इसका मतलब यह हुआ कि विविधता में एकता, यानी विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। जैसे यहाँ इस्लाम धर्म के भी लोग रहते हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के भी लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो इतना विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, और जाति हैं, धर्म है, लिंग है। विविधता में एकता, तो पर भी एकता है, मतलब सब एकजुट हैं। तो वही किताब में बताया गया कि जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तो उस समय विभिन्न प्रकार के धर्म, भाषा मिलकर जो लोग यहाँ पे जो रहते थे, उनको खिलाफ लड़ाई लड़े लोग। लेकिन अंग्रेज को दिमाग में क्या था कि भारत जो है विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के जातियों के रहने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के रहन सहन है, सबको मैं आपस में फोड़ डालूंगा और राज करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो इसी लाइन को बोलते हैं, भारत विविधता में एकता के बारे में बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने किताब में। कौन सी किताब में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। कौन सी किताब में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, यानी भारत की खोज में। किताब का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज, राइट। लिख देते हैं यहाँ पे, भारत की खोज। कौन लिखे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में जो एकता है, विविधता में एकता है, कि कोई बाहर के लोगों को द्वारा थोपी हुई चीज़ नहीं है। ये क्या है कि यहाँ के लोगों को जो मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ये आपस में एकजुटता की परिचय है, एक ताकत है। ये कोई बाहर से आया लोगों ने नहीं थोपा कि अंग्रेज यहाँ आए और थोप दिए विविधता में एकता कि सब तुम लोग एक हो जाओ। नहीं, अंग्रेज से लड़ने के लिए जितने भी यहाँ पे धर्म के लोग थे, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, या जो भी भाषाएं बोली जाती हो भारत में, बंगला हो, हिंदी हो, उर्दू हो, साउथ का तमिल हो, ये सब ने मिलकर लड़ाई अंग्रेजों से लड़े और हम लोगों ने आज़ादी पाई। तो उसी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, कौन सी किताब में, भारत की खोज, इंग्लिश नाम है इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कि बाहर से थोपी हुई किताब नहीं है, ये बाहर से थोपी हुई चीज़ कोई चीज़ नहीं है। ये हम लोग का एकजुटता जो है यहाँ का दिया हुआ एक विरासत के रूप में है। राइट। चलिए, रविंद्रनाथ, इसी किताब में बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा जो राष्ट्रगान है, भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किसी की तरह से एकता का वर्णन करता है। राष्ट्रगान जो हम लोग का जो है वो क्या करता है, एकता का वर्णन करता है कि हम लोग सब आपस में क्या है, एकजुट है। राइट, सब हम लोग आपस में एकजुट है। इसे अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन क्या है, इसको अपने शब्दों में लिखिए। राइट, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर हाजिर होते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ये सीरीज जो है हम लोग को डेली चलते रहेगी। ठीक है, उबियाना नहीं है। और हमको साथ जब पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, और जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कीजिएगा, लिख के मैसेज कीजिएगा, मैं उसको जवाब देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।